हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैसी शेप होती है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर एक फॉर्मल चार्ज का टॉपिक आता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ है, जैसे कि ये ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। तो इसके ऊपर जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज को हम F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास जैसे कि फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर। तो कैसे निकालेंगे कि फॉर्मल चार्ज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो देखो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। तो फर्स्ट चार्ज के पास, फर्स्ट जो ऑक्सीजन का एटम है उसके पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 6 होंगे। तीनों ही ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर 6 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 करेंगे, 6 माइनस क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है एज ए लोन पेयर, तो एक पेयर हमारे पास प्रेजेंट है लोन पेयर के रूप में। तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसने कितने बना रखे हैं? 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और 3 बॉन्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 की 2 की 6, तो यहाँ पे ये देखो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 आ रहा है, मतलब +1 चार्ज जो है फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से आएगा। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, थर्ड ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमें सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास +1 चार्ज आया है। वैसे ही थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर हम देखेंगे 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, माइनस 1/2, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो 6 माइनस 6 और -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -1 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा थर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तो बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है, और थर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -1 फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में वो कैसे बनता है और कौन से तरीके के बॉन्ड होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, या फिर हाइड्रोजन हीलियम के केस में उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करता है? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक है, या तो वो अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा? या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर गेन कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, लेकिन डुप्लेट कब कंप्लीट होगा? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? दूसरे हमारे पास एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
तो इसकी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि ये सिमिलर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर खुद का इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर दे। तो ये क्या करते हैं उस टाइम पे, शेयरिंग करते हैं। जो बॉन्ड जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे दो हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा इस टाइप का, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्लोरीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है और आउटर मोस्ट सेल में जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है और क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो इससे आगे हम क्या देखेंगे, देखो HCl के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और दो हाइड्रोजन एटम के अंदर शेयरिंग होती है तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें शेयरिंग तो एक करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक करता है और उसको यूज़ दोनों करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र एक से होता है और यूज़ दोनों करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक वेंडरवाल रेडियस होती है, दो एटम्स के बीच में जब वेंडरवाल फोर्स की से वेंडरवाल फोर्स एक तरीके से एक अट्रैक्शन ही होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, एक तरीके से अट्रैक्शन, जैसे कि दो HCl हैं। ठीक है, तो अब एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, इस क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अट्रैक्टेड होता है। ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर उसको हम वेंडरवाल रेडियस बोलेंगे, उनके बीच की जो रेडियस होगी। तो वेंडरवाल रेडियस एक तरीके से एक अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो वेंडरवाल रेडियस जो है कोवलेंट रेडियस से ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी। इससे आगे का पॉइंट क्या है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे कि पता है आप सभी को N2 नाइट्रोजन गैस जो है उसके दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ही एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और एक NO मॉलिक्यूल्स जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है उसके पास भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है इसके अंदर, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे N2CO और NO पॉजिटिव तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है। ठीक है, यहाँ से इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक तरीके से एक मोमेंटम की वैल्यू होती है और जिसको हम कैसे निकालते हैं, चार्ज और डिस्टेंस की प्रोडक्ट से निकालते हैं। चार्ज को जब हम डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आता है और इसको हम डेबे के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट, और 1 डेबे जो यूनिट होती है वो 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है। क्योंकि देखो चार्ज की यूनिट, एक्चुअल यूनिट क्या होती है, कूलम होती है SI यूनिट, और डिस्टेंस की कितनी क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो 1 डेबे जो है वो 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये 1 डेबे के इक्वल होती है। ठीक है, आगे देखेंगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। तो NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना आ जाता है कई बार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चार्ज के साथ डिस्टेंस भी मैटर करता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जितना, दोनों ही चीज़ पे डिपेंड करती है। दोनों की वैल्यू हाई होगी तो उसी का ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है,
और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ठीक है, NH3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा NH3 से, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। NH3 का जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में। वो क्यों होता है वो हम आपको इस शेप से समझाएंगे। यहाँ पे देखो NH3 और NF3 दोनों की हमने शेप बना रखी है। तो NH3 की शेप के अंदर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी अपनी साइड यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। और लोन पेयर भी क्या होते हैं, एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो टोटल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, टोटल डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड में है। लेकिन NF3 के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो मतलब लोन पेयर के लिए डायरेक्शन अपवर्ड है और इन तीनों बॉन्ड पेयर के लिए डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है आपस में, और NH3 का टोटल डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसलिए NH3 के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू NF3 के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से ज़्यादा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक रेगुलर शेप होती है, तो रेगुलर शेप वाले जितने भी एटम होते हैं, जैसे कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, तो उन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि आप मीथेन ले सकते हो, मीथेन के अंदर H H H और H, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर जिनकी शेप है उसके अंदर भी अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है तो उसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हमने ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं इस चैप्टर में से, और आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट करेंगे। एक वीडियो हम डाल चुके हैं इसकी, और अभी जो है ये सेकंड वीडियो है। तो इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी, जैसा कि आपने सुना होगा, वेस्पर थ्योरी से क्या बनता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें, रिपेल करें, और उसके अंदर जो है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाए, शेप बन जाए, ज्योमेट्री बन जाए। तो उसके वो जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसकी बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो उसके अंदर जो सेंटर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिपेंड करती है। तो सेंटर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, ठीक है। हीलियम के 2 हो जाएंगे, लिथियम के कितने हो जाएंगे, लिथियम का भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि देखो पहली सेल में क्या होते हैं, जैसे लिथियम है तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दूसरी सेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरी सेल में लिथियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 3 नहीं होंगे, लिथियम में 1 होगा। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो हम डिटरमाइन करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। आगे देखेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर एंड बॉन्ड्स to occupy in space that minimum repulsion and tends to occupy the, मतलब क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद वो एडजस्ट कर लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या हो, जो रिपल्सन है उनके बीच में वो मिनिमम हो, तो वहाँ पे वो एक दूसरे को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है ये क्या है,
देखो कोई भी बॉन्ड बनते हैं तो उसके अंदर लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स बनेंगे तो उसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो तरह की चीजें होती हैं हमारे उसके अंदर मॉलिक्यूल की शेप के अंदर। तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर है। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है एज ए लोन पेयर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन होती है, और बॉन्ड पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर से रिपल्सन सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका ऑर्डर दे रखा है। अब हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, अब हम किसी भी एटम की मॉलिक्यूल की शेप को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है कि अगर हमें शेप या ज्योमेट्री निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस क्या करेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और डिवाइड में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि BeCl2 है, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन भी इसी कैटेगरी में आएगा, और जितने भी हेलोजन एटम्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सारे ही मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे देखो पहले देखो BeCl2 की शेप निकालेंगे यहाँ पे हम। तो BeCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेरियम के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन अटैच हैं तो 2 मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, +2, और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4/2 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 2 आया हुआ है, ठीक है। 2 आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp होगी। 3 आएगा तो क्या हो जाएगी sp2, मतलब 2 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुआ है। 3 आएगा तो एक s और 2 p ऑर्बिटल। 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp2d, ठीक है, और 6 आता है तो sp2d2, ठीक है, sp2d2। तो यहाँ पे जो है ये इसकी शेप हम इस टाइप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, जैसे कि BeCl2 है, BeCl2 के लिए जो इसके लिए वैल्यू है कितनी आ गई 2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप क्या होती है, लीनियर शेप होती है। इनको आपको याद रखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है। sp2 के लिए ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी, sp3 के लिए क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, sp2d के लिए क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, और sp2d2 के लिए क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो ये शेप है, ये हम इस नंबर के अकॉर्डिंग इनकी शेप को हम डिटरमाइन करेंगे। लोन पेयर का केस अलग होता है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी शेप के अंदर चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो BeCl2 के लिए 2 वैल्यू आ गई इससे कैलकुलेट करके, और 2 का मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे इसकी शेप जो है वो क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सिमिलर वही इसके अंदर कंडीशन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है, प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, तो इसके लिए भी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर शेप होगी। जैसे कि BF3 है, BF3 के अंदर करेंगे बोरोन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तो 5 होता है तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 और 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं और डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3। तो इसके लिए BF3 के लिए जो है क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम टेट्राहाइड्रल शेप वाला करते हैं, जैसे कि हमने CH4 कर लिया मीथेन, ठीक है। CH4 अगर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, देखो CH4 कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और 4 ही मोनोवेलेंट एटम है इसके अंदर, 4 ही हाइड्रोजन है। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जिसके लिए 4 आ रहा है उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहाइड्रल शेप होती है। तो मीथेन के लिए शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहाइड्रल शेप आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए आ गई। अभी मान लो हम वाटर के लिए देखते हैं, तो वाटर के अंदर सेंटर एटम क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 ऑक्सीजन के लिए, और 2 मोनोवैलेंट एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। 6 + 2/2 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो वाटर के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp2 आ रही है, sp3 आ रही है, टेट्राहाइड्रल शेप आ रही है अगर हम उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब 2 पेयर जो बच गए वो एज ए लोन पेयर यहाँ पे बच गए। अब आपको पता है कि लोन पेयर के अंदर जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो अब हम देखो इस शेप को डिस्कस करेंगे, वाटर की शेप को। तो वाटर की शेप के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी किया था, वाटर के लिए क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है यहाँ पे। सेंटर के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, ये होती है टेट्राहाइड्रल शेप इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बाकी लोन पेयर हैं 2 हमारे पास। तो 2 हम यहाँ पे लोन पेयर बना देते हैं और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जो लोन पेयर की रिपल्सन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो शेप है ये टेट्राहाइड्रल से कैसी हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल से इस टाइप से वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगी और लोन पेयर आपस में भी रिपेल करेंगे, तो इसकी शेप जो है वो वी शेप हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम अमोनिया की देखते हैं। अमोनिया जैसा कि आपको पता है कि NH3 होता है फॉर्मूला, ठीक है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 3 हाइड्रोजन है /2, तो 8/2 करेंगे यहाँ पे हम, 2 4 जा 8, तो इसके लिए भी 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे देखो 3 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो बॉन्ड पेयर तो 3 होंगे इसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन और 3 क्या करने हैं हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे जो है वो क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन हाइड्रोजन को, तो इसकी जो शेप है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल शेप नहीं रहेगी। तो इस टाइप से हमने जो है शेप को निकालना सीखा है, शेप को डिस्कस किया है, और आगे की जो है हम लोन पेयर के बारे में और भी बातें डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी और भी शेप डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 3rd पार्ट करेंगे। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में, और आज जो है हमारे इस चैप्टर का 3rd पार्ट है।
तो क्या है, बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड से रिलेटेड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वो सभी पढ़ेंगे। सबसे पहला है बॉन्ड लेंथ, फिर है बॉन्ड एंगल और फिर है बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या होते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं इनको, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास बना हुआ है तो उसके अंदर जो दो एटम्स या तीन एटम्स से मिलके वो हमारा मॉलिक्यूल बना है, अगर हमें बॉन्ड लेंथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, दो एटम लेंगे उसके अंदर और उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये दो एटम लिए हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस का हमने मॉलिक्यूल ले लिया तो उसके अंदर क्या होंगे, दो हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई से दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और जो भी डिस्टेंस इसके अंदर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, दो एटम्स जैसे कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, उसके बीच में जो बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब देखो, कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस, दो तरीके की रेडियस होती है। यहाँ पे हमें अगर हाइड्रोजन एटम की रेडियस बतानी है तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड दोनों के बीच के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस आया है इसको हम हाफ कर देंगे। मान लो d डिस्टेंस है, इसको हम हाफ कर देंगे। तो इसको हाफ करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, इस हाइड्रोजन एटम की रेडियस आ रही है। ठीक है, ये क्या है, इस हाइड्रोजन एटम की रेडियस है। तो हमने डिटरमाइन कर ली कि जो है हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या है। तो ये जो एटम की रेडियस आई है ये आई है कोवलेंट रेडियस। जब दो एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वहाँ पे उस एटम की जो रेडियस होती है उसको हम कोवलेंट रेडियस बोलते हैं, फिर कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं। और वैन डर वाल रेडियाई क्या होती है, जब दो एटम किसी वैन डर वाल फोर्स के थ्रू जुड़े हों। जैसे कि हमारे पास मान लो HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो HCl के मॉलिक्यूल जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा और क्लोरीन पे नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है HCl का, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो ये क्लोरीन क्या होता है, इस हाइड्रोजन से अट्रैक्टेड रहता है क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस इन दोनों के बीच में बन रही है ये होती है वैन डर वाल रेडियस। जब दो मॉलिक्यूल आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो रहे हों वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वैन डर वाल रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैन डर वाल रेडियस जो है कोवलेंट रेडियस से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो एक तरीके से एटम के बीच में अट्रैक्शन से हम डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। ये देखो, ये वाला क्लोरीन और ये हाइड्रोजन कंप्लीटली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी दूरी है इनके बीच में और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में। तो यहाँ पे ये जो रेडियस होगी ये क्या होगी, वैन डर वाल रेडियस। या फिर दो मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल फोर्सेस से कनेक्टेड हों तो वहाँ भी जो उनके एटम्स के बीच का डिस्टेंस होगा उसको वैन डर वाल रेडियाई बोलेंगे। तो ये था बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। बॉन्ड लेंथ क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स, जिनसे जो मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है तो उस एटम्स का साइज क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिट्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसके अंदर जो भी उसके बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उसके बॉन्ड पेयर, उसके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो बॉन्ड्स के बीच में जो है उनके ऑर्बिट्स के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होती है तो भी बॉन्ड एंगल अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये हमने किसके लिए देखा है, वाटर के लिए देखा है, तो वाटर के लिए बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो है
एक कंप्लीट टेट्राहाइड्रल से बहुत ही कम है। जैसे कि हम मीथेन का देखेंगे, मीथेन के पास क्या होते हैं, CH4 फॉर्मूला होते हैं और एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो वहाँ पे नियर अबाउट 2 हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 109 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे है 104.5 डिग्री। तो ये कम कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी। लेकिन यहाँ पे जो है इसके पास 2 बॉन्ड पेयर की बजाय 2 लोन पेयर हैं। और लास्ट क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन कम होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे इनके बीच की जो रिपल्सन है ये ज़्यादा है, इधर से इनके बीच की रिपल्सन ज़्यादा है। तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है 109 डिग्री से 104 डिग्री के ऊपर आ जाता है। तो यही डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। जो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम इन ए मोलिक्यूल। किसी भी मोलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। और जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल किसको कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल वो होते हैं जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल जो होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिमिलर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया है, N2 लिया है। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। और एक मैंने क्या लिया है, CO लिया है। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो N2 के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 2 नाइट्रोजन एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ही कार्बन के पास कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 8 होंगे। तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिमिलर होता है। और बॉन्ड ऑर्डर को जो हम डिटरमाइन करेंगे वो हमारे पास आगे एक थ्योरी आएगी, उसके थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमने बॉन्ड पैरामीटर जो भी थे सबको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा। किसी भी 2 कंबाइंड एटम के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उसका बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसके जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। और उसके बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो रखे हैं उसे उसका क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो ये बॉन्ड पैरामीटर आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 4। 3 पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जो है इसी चैप्टर के प्रीवियस जो टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और कहाँ पे यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे हिटलर एंड लंडन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। कब दी थी ये थ्योरी, 1927 में, 1927 में ये थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी के बारे में, इसमें ये बताया था कि अगर 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लगते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी लगते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे लगते हैं, किस किस के बीच में लगते हैं। देखो अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट।
तो जो अपोजिट चार्ज होंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? अराइजेस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है पहला हाइड्रोजन है और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये बी एटम है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब ये क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम का क्या है? न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? इस हाइड्रोजन एटम के बीच में और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन इसके साथ इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच में और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का क्या है? अपोजिट चार्ज है। वैसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके किसके बीच में लगेगा? कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किस में होगा? रिपल्सिव फोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ और टू न्यूक्लियाई। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। ठीक है, और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये क्या करेंगे? ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में लगेगा? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में और उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर रिपल्सन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन या फिर दो न्यूक्लियस आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैलेंस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड बनाने का काम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि डुप्लेट और ऑक्टेट, जिससे आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसको उसका डुप्लेट कहेंगे कि उसने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। और ऑक्टेट कब कहेंगे? जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले तो उसको हम उसका ऑक्टेट कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं होती कि 8 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, इनर मोस्ट सेल, और उसके अंदर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इनकी शेयरिंग होगी और दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे इस टाइप से और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे और दो हाइड्रोजन के बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग होती है एटम्स के अंदर और वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये सब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा। इससे आगे जो है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कैसे होती है? और जब ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड के टाइप क्या हैं? तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होगी? एस ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, एस ओवरलैपिंग अगर हमारे पास होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस ओवरलैपिंग कैसे देखेंगे? जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखी है तो हम ये देखेंगे कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं या एफ में जा रहे हैं। ठीक है, वो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो अब यहाँ पे क्या है? एस ओवरलैपिंग। अगर हमारे पास जो एटम्स हैं और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? वहाँ पे एस ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग होगी, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके और ओवरलैप करके क्या बना लेंगे? दो एस ऑर्बिटल आपस में
ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो पाई बॉन्ड से पहले सिग्मा बॉन्ड एक तरीके से और बनता है, और वो कैसे बनता है, sp ओवरलैपिंग से बनता है। अब हमारे पास दो एटम हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल्स, तो एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और दूसरे में p ऑर्बिटल के पास प्रेजेंट है, तो वहाँ पे sp ओवरलैपिंग होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पे ये हमारा जो अगर हम इसको क्या मानते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। अगर हमारा ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो ही वो आपस में कंबाइन होगा, यानी कि pz। जब pz कंबाइन होगा s के साथ तो क्या बनेगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक s और एक p क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, px और py ओवरलैप नहीं करते हैं s ऑर्बिटल के साथ, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ pz जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है, इसलिए वो s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है और sp वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद जो हम पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, pp ओवरलैपिंग से। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो वहाँ पे क्या होता है, pp ओवरलैपिंग होती है, और वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो दो p ऑर्बिटल, वो दोनों p ऑर्बिटल या तो दोनों px हो सकते हैं या फिर दोनों py हो सकते हैं। px, py और pz में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनकी अलाइनेशन जो है वो px में x एक्सिस के अराउंड होती है, py में y एक्सिस के अराउंड और pz में z एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे देखो px या py ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। s ऑर्बिटल के अंदर जो बॉन्ड बनता है ss के ओवरलैपिंग से, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो फिक्स होते हैं एक जगह के ऊपर, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, और उसी से ही रेजोनेंस का फिनोमेना डिस्कवर हुआ है। वो जरूरी नहीं एक जगह पे फिक्स हो, वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है, पाई ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल जो है ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड माना गया है एज कम्पेयर टू पाई ऑर्बिटल बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है ऑर्बिटल आपस में क्लोज आते हैं, ठीक है, ज़्यादा ओवरलैप होते हैं एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है केमिस्ट्री में, तो रीमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो इतनी देर से हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, रिमिक्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और ये आपस में ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है कितने टाइप की होगी, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d, sp2 sp3d, sp3d2, d2sp3 और sp3d3। तो ये सारी ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप हैं। अब देखो sp, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बनाएंगे। sp3 जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट्राहाइड्रल शेप बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों की, वहाँ पे एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, रिमिक्सिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम बात करेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक d ऑर्बिटल हो, एक s हो और दो p ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो भी अलाइनेशन है
उसके लोन पेयर को काउंट करके, वो हम उसकी ज्योमेट्री में लेते हैं, लेकिन शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को काउंट करके उसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन है ये स्क्वायर प्लेनर के लिए होगी। फिर sp3d, ठीक है, sp3d ये किसके लिए होगी? sp3d यहाँ पे 5, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल है। ठीक है, और आगे देखो sp3d2, sp3d2 और d2sp3 ये दोनों ही सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें d2 ऑर्बिटल बाद वाले उससे लिए गए हैं और इसमें क्या है, अंदर वाले। ये मतलब इनर साइड का इसके अंदर लिया गया है d ऑर्बिटल। तो sp3d2 और d2sp3 दोनों तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंबाइन होते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग होती है तो वहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती वहाँ पे आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल जो है उसमें काउंट होते हैं। तो वहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हैं इनकी जो डिटेल में स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 5 आज हम करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री एंड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसके अकॉर्डिंग हम शेप और ज्योमेट्री को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले रेगुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके लिए जो है शेप और ज्योमेट्री सिमिलर रहेगी, लेकिन जिसमें बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आता है तो वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री अलग होगी और उसकी शेप जो है वो अलग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो 2 होंगे, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कोई भी एटम है जो लार्जर इन साइज होगा उसको हम सेंटर एटम लेंगे, ये हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ए हमने सेंटर एटम ले लिया और इसके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 180 डिग्री एंगल के ऊपर। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में रीमिक्सिंग होके ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम इसकी शेप की बात करें तो सेंटर में ए रहेगा और दोनों साइड बी जो है मॉलिक्यूल बनाएगा इसके साथ, एटम के साथ एडजस्ट होके, और इसकी शेप रहेगी लीनियर शेप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो बेरियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड BeCl2 और HgCl2 ये जो दोनों हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे इस लीनियर शेप के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें 3 हों। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इस टाइप से इसकी शेप बनेगी, और यहाँ पे देखो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 120 डिग्री एंगल पे होंगे एक दूसरे से, और अगर हम एटम को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो बी एटम जैसे इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो ये शेप यहाँ पे मिलेगी। इस शेप के लिए नाम होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे कि BF3, बी हमारा सेंटर में होगा और फ्लोरीन क्या होंगे, 3 फ्लोरीन ऐसे कॉर्नर पे इसके ऊपर एडजस्ट होंगे। उसके बाद देखो हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। अगर हमारे पास 4 जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ए हमारा सेंटर में रहेगा और 4 जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट हो रखे हैं, तो यहाँ पे दूसरा एटम आके कंबाइन हो जाएगा। इस शेप को हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास CH4 मीथेन की होती है, या फिर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन के लिए जो है ये शेप रहेगी। तो यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या है, 4 हैं। और यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये सारे ही बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसकी शेप का नाम जो है ये होगा। ठीक है, आगे देखो अगर हमारे पास 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। ठीक है, और इस टाइप से 5 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड एडजस्ट होंगे, और यहाँ पे
जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पे कोई भी एटम्स आके कंबाइन हो जाएंगे। इस शेप का नाम होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 जो है इसके लिए मॉलिक्यूल रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इस टाइप से ऑक्टाहाइड्रल में अरेंज होंगे और ऑक्टाहाइड्रल क्या होगी, इसकी शेप होगी, और SF6 जो है इसके लिए एग्जाम्पल है। अब हम इन्हीं शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो शेप है ये चेंज कैसे हो जाती है। अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाए तो उस शेप को हम क्या नाम देंगे। तो देखो सबसे पहले लीनियर तो सिमिलर ही रहेगी, एक एटम की जगह 3 एटम की जगह 2 एटम आएंगे तो लीनियर ही रहेगी वो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे sp2 में यहाँ पे एक एटम कंबाइन होने की बजाय अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे इसकी जो शेप है ये कैसी हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी। एक तरीके से इसने यहाँ से बैंड कर लिया है तो इसके लिए शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये ज्योमेट्री होगी, लेकिन एक्चुअली अगर शेप पूछी जाए कि उसकी एक्चुअली पोजीशन क्या है उनके एटम्स की, तो यहाँ पे इसकी जो शेप है वो बेंट शेप बोली जाएगी। वैसे ही हमारे पास अगले उसमें आते हैं, अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो एटम है इसमें हम अगर एक बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर दें ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे ये शेप बनेगी, ठीक है। तो ये शेप जो है यहाँ पे क्या होगी, ये शेप होगी पिरामिडल शेप, ठीक है। यहाँ पे ये पिरामिडल शेप बन रही है जैसे कि अमोनिया की बनती है। ये वाली शेप किसकी होती है, अमोनिया की। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। और अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 B एटम इससे कंबाइन होंगे और यहाँ पे ये जो शेप हो गई ये इसके लिए बेंट शेप हो गई। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा वाटर का, ठीक है। वाटर का एग्जाम्पल होगा, वाटर के अंदर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, इस टाइप से ये कंबाइन होता है। और इसके लिए ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहाइड्रल, लेकिन शेप की बात करें तो अगर एक लोन पेयर आता है वहाँ पे पिरामिडल शेप होगी और अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो वहाँ पे बेंट शेप हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम 5 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसके लिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एटम को इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये पांचों एटम अगर कंबाइन होते हैं तो इस शेप का नाम होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे हम लोन पेयर लेके आते हैं। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, बाकी सभी जगह जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं सबकी लेंथ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल भी हैं, इक्वाटोरियल भी हैं और इसके अंदर वर्टिकल बॉन्ड्स भी हैं। ये वाले जो बॉन्ड हैं ये इक्वाटोरियल बॉन्ड हैं, ठीक है, और ये जो हैं इनको आप क्या बोल सकते हो, वर्टिकल बॉन्ड्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो वर्टिकली जो बॉन्ड है वो इन हॉरिजॉन्टली के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टली हैं ये आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये 120 का एंगल बनाते हैं और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, देखो इनके पास ये 90 का बॉन्ड है, और जैसा कि आपको पता है कि जितने पास होते हैं ये बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर, तो ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और लास्ट में जो होती है वो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होती है। तो यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड पेयर ही हैं, तो रिपल्सन किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर हम उसी को उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम, हमारे पास मान लो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इक्वाटोरियल भी रखेंगे और जैसे इसमें वर्टिकली भी हम उनको रख के देखेंगे। मान लो यहाँ पे हमने लोन पेयर को रख दिया, तो यहाँ पे देखो इसके लिए जो रिपल्सन होगी वो 290 डिग्री वाली रिपल्सन होगी और 2 क्या होंगी, 120 डिग्री रिपल्सन होंगी। लेकिन यहाँ पे हम बी एटम को रख दें और यहाँ पे हम क्या करें, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख दें,
तो यहाँ पे देखो 3 जो है 90 डिग्री एंगल पे रिपल्सन होंगी और एक जो है वो 180 डिग्री पे रिपल्सन होगी। तो एज कंपेयर टू दिस, वो जो सेकंड वाली जो मैंने शेप बताई थी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें रिपल्सन क्या है, कम है। तो इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इक्वाटोरियल पोजिशन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सॉरी। अगर इसी शेप में क्या आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये जो शेप बनेगी ये बनेगी सी-सॉ शेप। ठीक है, इस शेप के लिए नाम क्या होगा, सी-सॉ शेप का नाम होगा। और इसके लिए अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसी के अंदर अगर हम दो लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये शेप ऐसी बनी हुई है, बीच में ए एटम है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम दो लोन पेयर की बात करें तो दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किस में आएगा, इसी में आएगा। यहाँ पे मान लो 3 एटम है तो ये देखो टी शेप हो गई। ठीक है, टी शेप हो गई, तो इसके लिए जो शेप का नाम होगा वो टी शेप होगा, क्योंकि टी जैसी आकृति ये बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके लिए सीसो शेप होगी। अगर ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है तो यहाँ पे सीसो शेप होगी। और अगर इसके अंदर 3 लोन पेयर आते हैं तो तीसरा भी इक्वाटोरियल पे आएगा, इसके लिए ये लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, तो शेप का ध्यान रखना है, ज्योमेट्री तीनों के लिए सिमिलर रहेगी लेकिन शेप अलग अलग रहेगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 होगी, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, सेंटर में a एटम है और अराउंड क्या है, b एटम्स है। यहाँ पे देखो अगर हम एक बी एटम हटा के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वाटोरियल पे आप नंबर ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको लेके आओगे या फिर यहाँ पे वर्टिकली पोजीशन पे लेके आओगे। तो यहाँ पे देखो हम दोनों पे रख के देखते हैं। अभी हमने कहाँ पे रखा है, वर्टिकली पोजीशन पे रखा है। तो यहाँ पे इसके पास जो रिपल्सन होंगी वो देखो 1 2 3 4 90 डिग्री पे होंगी और 1 क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पे हो जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पे रख के देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखो इसमें कितनी रिपल्सन होंगी, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, आपस में भी इनका 90 का एंगल है क्योंकि ये शेप अलग है अब की बार। और जो ये वर्टिकली जो यहाँ पे है ये भी क्या है, यहाँ पे 90 का है। तो एज कंपेयर टू यहाँ पे इक्वाटोरियल, इसमें जो हॉरिजॉन्टली जो पोजीशन है यहाँ पे ये लोन पेयर ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे लोन पेयर इसमें क्या कहाँ पे स्टेबल होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्या है, मिनिमम है। और जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होती है वो जो एटम है अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेता है। तो इसके लिए जो शेप है ये क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टॉर्ट कर रखा है। या फिर ये ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी के जैसी हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर दो लोन पेयर आ जाएं तो दूसरा लोन पेयर भी यहाँ पे वर्टिकली इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे ये जो शेप हो गई ये स्क्वायर प्लेनर हो गई। तो लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोन पेयर हैं और किस टाइप से वो अपने आप को एडजस्ट करके स्टेबल बनाता है, वही क्या होती है उसकी शेप को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे हमने सारी ज्योमेट्री और शेप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और विद एग्जाम्पल हमने इन सभी चीज़ों को देखा है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 6th पार्ट करेंगे। 5 पार्ट हम इस चैप्टर के कर चुके हैं और उनमें हमने इसके पहले वाले टॉपिक को डिस्कस किया है। यहाँ पे हम MOT के बारे में पढ़ेंगे। MOT होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके द्वारा दी गई थी, क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं और कहाँ पे ये यूज़ होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलप्ड बाय F हंट्स एंड RS मिलिकन इन 1932। तो 1932 में इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अराउंड जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स बने हुए हैं वहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल के अंदर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो इसमें ये बताया गया है कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बने होते हैं और उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे एक एटम है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतनी ही संख्या में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while the other इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 2 एटम्स हैं और इनके ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इनके कंबाइन होने से। तो नीचे वाला जो है ये बॉन्डिंग है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी लोअर एनर्जी है, यहाँ पे जो नीचे की साइड में दिखाया गया है ये लोअर एनर्जी है, और जो ऊपर वाला जो ऑर्बिटल बना हुआ है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, उसके अंदर हायर एनर्जी होती है। और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वहाँ पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं, मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स एक साथ फिल होंगे और उसके बाद लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के ऊपर हम उसमें जंप करेंगे। तो ये सारी पोस्टुलेट्स थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब हम देखेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यहाँ पे देखो ये फिल कर रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और फिर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी में आएगा, क्योंकि जब तक वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर अप हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इसका यूज़ हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने में करेंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं उनके बीच बॉन्ड कितना बना हुआ है, कितने बॉन्ड इनके बीच में बने हुए हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बराबर होगा, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0/2। तो 2 माइनस 0 2/2 किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बता दिया कि कितने जो है बॉन्ड बनेंगे। वैसे ही हम दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो हीलियम के अंदर कितने जो हैं बॉन्ड आएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हीलियम के पास अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो 2 हीलियम एटम अगर आपस में हम कंबाइन कर दें तो उनके बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने 2 हीलियम एटम ले लिए, एक हीलियम इधर और एक हीलियम दूसरी साइड, तो यहाँ पे ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो इसमें बॉन्डिंग भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों हीलियम एटम के पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे
तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग है और ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, और 2 किस में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आएगा 2 - 2/2, तो 0/2 क्या आ जाएगा, 0। तो इसके लिए जो है 2 हीलियम एटम आपस में कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, ठीक है। तो दोनों हीलियम एटम अपने आप में ही स्टेबल हैं, वो दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा एक हीलियम एटम, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हीलियम, 2 हीलियम एटम आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, वो सिंगल ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब हम हीलियम के बाद लिथियम देखते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, लिथियम। तो लिथियम के अंदर क्या होता है कि लिथियम में यहाँ पे हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो एक लिथियम एटम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इस लिथियम एटम के पास हैं यहाँ पे, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हैं। अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 और 2s1 होती है, ठीक है, 1s2 और 2s1 होती है। तो यहाँ पे देखो 1s2 और 2s1 यहाँ पे आया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 1s तो कंबाइन होके 2 ऑर्बिटल बना दिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, 2s भी कंबाइन होगा, ठीक है। तो 2s कंबाइन होगा तो वैसे ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 2s के लिए, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 लिथियम एटम हैं, तो 1s के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ऐसे ही फिल होंगे। और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के जो है 2s ऑर्बिटल के 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम दोनों के लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ पे 1s के एंटी बॉन्डिंग में है, तो 4 - 2/2। तो 2 अगर 2 हम यहाँ पे करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब एक लिथियम एटम दूसरे लिथियम एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से ये जो है हम बॉन्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी हम बॉन्ड ऑर्डर उसमें निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो 1s और सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उनका एक तरीका है, ठीक है। और नाइट्रोजन से आगे यहाँ पे देखो बेरिलियम और बोरोन भी आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे वालों के लिए जो है डिफरेंट मेथड होगा। डिफरेंट मेथड सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फिल करने का होगा। सबसे पहले देखो हम सिग्मा 1s के अंदर फिल करेंगे, फिर सिग्मा 2s के अंदर फिल करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2p ऑर्बिटल आएगा, और 2p में 2px भी होता है, 2py भी होता है और 2pz भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके लिए जो है क्या होगा, पहले जो है हम सिग्मा पाई ऑर्बिटल, पाई 2py और पाई 2pz, क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी के होते हैं, और जब सिमिलर एनर्जी के होंगे तो हम एक साथ उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। इसके बाद सिग्मा 2px, क्योंकि x जो ऑर्बिटल होता है एक तरीके से वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हम इसको मानते हैं, मोलिकुलर प्लेन आप जिसको मानो कि उसी के लिए आप सिग्मा बॉन्ड बनाओगे और बाकी के लिए आप पाई बॉन्ड बनाओगे। तो यहाँ पे मैं z ऑर्बिटल को नहीं, x ऑर्बिटल को मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2py और 2pz को पहले करेंगे और फिर उसके बाद 2px को करेंगे, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz को फिल करेंगे। उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो सिमिलर होंगे। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे वाले जितने भी एटम्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा
कि उनमें हम क्या करेंगे, सिग्मा 2p x को पहले फिल करेंगे और पाई 2p x पाई 2p z को क्या करेंगे, पाई 2p y और पाई 2p z को बाद में फिल करेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है और उसकी वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हम इनको डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीजन और उससे आगे के लिए। ठीक है, तो ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके। तो ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी और यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।